आज लाखों लोगों का मन में एक ही सवाल है कि सहारा का पैसा एक्चुअल में कब मिलेगा। ऐसे तो हजारों न्यूज डेली आते हैं यूट्यूब पर, अपडेट देते हैं कि ऐसे वैसे वैसे वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे अपडेट देते हैं। लेकिन लोगों को इससे विश्वास हट गया है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि पैसा एक्चुअल में कब मिलेगा। ये बताओ कि एक्चुअल में, मेरे को भी कमेंट आता है, इसमें पूछा जाता है कि पैसा ये बताओ कि एक्चुअल में कब मिलेगा। तो मैं एक ऑडियो क्लिप यहाँ पे लगा दिया हूँ। इस ऑडियो क्लिप को अगर पूरा सुन लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपका जो मन में सवाल है उस सवाल का जवाब, सारे सवालों का जवाब इस ऑडियो क्लिप में छुपा हुआ है। इस ऑडियो क्लिप को पूरा सुनिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। सारे मन में जो सवाल है, आपको पैसा कब मिलेगा सहारा का और कैसे मिलेगा, सारा चीज का जवाब आपको इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से मिलने वाला है। एक्चुअल में ये ऑडियो क्लिप 2012-11 का मामला का बताया गया है, लेकिन 2011-12 में जो मामला सहारा का सेबी का हुआ था, उसी मामला को अगर समझ जाएंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा पैसा कब मिलेगा। फिर ये 36,000 एकड़ से भी अधिक जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? जब सेबी ने सहारा को डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोला तो सहारा ने सेबी के ऑफिस के बाहर 127 ट्रक केवल डॉक्यूमेंट्स से भरकर भेज दिए और पूरा मुंबई जाम हो गया। सहारा ग्रुप की इनकम का सिर्फ एक ही मेन सोर्स था जिसके बारे में सबको पता था, लेकिन किसी की छापा मारने की हिम्मत नहीं। My next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons, in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. धोनी और अन्य खिलाड़ियों के ड्रेस पर सहारा लिखा हुआ होता था। इसके बाद जब 2013 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, तब भी उनकी जर्सी पर सहारा लिखा हुआ था। उन दिनों अक्सर सहारा के कार्यक्रमों को लेकर अखबारों में अलग अलग पन्नों पर उनके बड़े बड़े विज्ञापन आते थे, जिसमें बड़े बड़े नेताओं से लेकर क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तस्वीरें सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय के साथ दिखती थी। सुब्रतो रॉय के पास अपनी एयरलाइन कंपनी थी, अपने हवाई जहाज थे, आईपीएल की अपनी एक टीम थी, एक फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम में भी शेयर थे। अगर किसी शहर की किसी सड़क से गुजर जाओ, अक्सर सहारा की प्रॉपर्टी या टाउनशिप दिख जाती थी। एक तरफ सहारा ग्रुप के सभी वेंचर या तो फेल हो जाते थे या एवरेज चलते थे, दूसरी तरफ सहारा ग्रुप अरबों की संपत्ति बनाता चला जा रहा था। वैसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर सुब्रतो रॉय का वो सोर्स क्या है जिसके बल पर सहारा ग्रुप 36,631 एकड़ जमीन का मालिक बन गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन 4 जनवरी 2010 के दिन नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी आती है जो सहारा की इनकम के मेन सोर्स की पोल खोल देती है। और ये चिट्ठी थी इंदौर के एक सीए रोशन लाल के नाम पर। नेशनल हाउसिंग बैंक एक सरकारी संस्था है जो घर मकानों के लिए लोन देने वाली बैंकों और संस्थानों पर नजर रखती है। रोशन लाल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां हाउसिंग बॉन्ड्स के माध्यम से एक बड़ी गड़बड़ कर रही हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक इस चिट्ठी को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भेज देती है। सेबी का काम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट पर निगरानी रखने का है, यानी रेगुलेट करने का है। इन्हीं दिनों सेबी को अहमदाबाद के द प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समूह की तरफ से भी एक शिकायत मिलती है कि सहारा कंपनी ओएफसीडीज के माध्यम से जनता से गलत तरीके से पैसे इकट्ठा कर रही है। और यहीं से सेबी के कान खुलते हैं और वह सहारा के खिलाफ एक आंतरिक जांच कमेटी बिठा देती है। इसलिए पहले समझते हैं कि ये ओएफसीडीज क्या होते हैं। जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है या जब किसी से उधार लेती है तो उसके बदले वो एक पर्चा देगी, जिसे कहा जाता है डिवेंचर। डिवेंचर यानी पर्चा देकर उधारी लेने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है जिसे कहा जाता है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इस वाले पर्चे में उधार देने वाली जनता को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप फिक्स समय पर, यानी उसके समय को पूरा होने पर 4 साल 5 साल बाद आपका जितना पैसा बनता है, या तो आप वो पैसे ले लेना या उसके बदले कंपनी में हिस्सेदारी भी ले सकती हो। इसी ओएफसीडी का पर्चा बांट कर सहारा की 2 कंपनियों ने 3 साल के भीतर करीब 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। सहारा ने पैसे तो ले लिए औकात से बाहर, लेकिन सहारा ये पैसे वक्त पर लौटाएगा इसकी गारंटी क्या थी? इसलिए सेबी ने कहा कि 50 से अधिक लोगों या निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने से पहले आपको हमारे यहाँ रजिस्टर करवाना चाहिए था। ये नियम है। इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़ी रकम देख सेबी की चिंताएं बढ़ गई कि कल को सहारा डूबा तो निवेशकों के पैसे कौन देगा। सेबी को इन 3 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे की प्रोटेक्शन करनी थी और इंश्योर करना था। सेबी की ये चिंता आगे जाकर सही साबित भी होती है। सहारा ने जनता का पैसा लौटाया ही नहीं। अगर आज कोई बैंक गड़बड़ कर जाएगी तो आरबीआई आपका पैसा लौटाएगा, कहीं से भी ला कर देगा। बैंकिंग सिस्टम हो या जीवन हो, सब में बैकअप प्लान्स और इंश्योरेंस जरूरी है। आज
से लेकर एयरपोर्ट्स और चश्मे तक की प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ और फैमिली को लेकर कितने केयरलेस होते हैं। उसका कोई बैकअप प्लान हमारे पास नहीं होता। आज कोई सेफ नहीं है। हाल में ही लोनावाला के भूसी डैम वाली वीडियो देखी, एक पूरी फैमिली पानी में बह गई। इतनी बीमारियां चल रही हैं, सडन हार्ट अटैक आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, फ्लाई ओवर गिर रहे हैं, एयरपोर्ट्स तक की छतें टूट जा रही हैं। आज कभी भी और किसी के भी साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। आप ना हो तो आपके परिवार के पास कम से कम कुछ पैसे तो हों। हम हैं तो कार लोन भी भर जाता है, होम लोन भर जाता है, बच्चों की एजुकेशन हो जाती है, घर का राशन, हेल्थ, सब लग्जरी हम अपने घर वालों को दे पाते हैं। लेकिन घर के कमाने वाले को ही अगर कुछ हो जाए तो परिवार की प्रोटेक्शन कौन करेगा? वे क्या उधारी पर जिएंगे? उनके पास एक अमाउंट तो होना चाहिए जिससे अगले 2-4 साल फैमिली चल सके। आज तो बहुत जरूरी हो चुका है कि घर के कमाने वाले सदस्य को अपनी 60 की उम्र तक, 65 की उम्र तक का टर्म इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के ऐसे प्लान भी होते हैं जिसमें आपका पैसा वेस्ट नहीं होता। आपने 60-65 साल पूरी कर ली तो आपका ये सारा पैसा जीएसटी काटने के बाद आपको पूरा मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ जाकर आप अपनी डिटेल्स भरिए और कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए एक बेस्ट प्लान चुन सकते हैं, वो भी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। यहाँ आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस की फैसिलिटी मिलती है। फिलहाल वापस कहानी पर लौटते हैं। सवाल यह है कि सहारा को साल 2008 में ही जनता से उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा सवाल ये कि प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समूह ने सेबी को पत्र क्यों भेजा था? इन दोनों के जवाब सुब्रतो रॉय की जर्नी से जुड़े हुए हैं और इनके जवाब से ही आप समझ सकेंगे कि सुब्रतो रॉय ने फ्रॉड किया था या वे जनता की मदद कर रहे थे। इस जर्नी को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस रोशनलाल की पत्र के बाद सुब्रतो रॉय के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, बाद में पता चलता है कि वो रोशनलाल उस एड्रेस पर थे ही नहीं। इस एड्रेस पर रोशनलाल नाम का कोई आदमी ही नहीं रहता था। क्या सुब्रतो रॉय किसी कॉर्पोरेट राइवलरी यानी उसकी साजिश का शिकार हुए या वे तिहाड़ जेल में सजा काटना वाकई में डिजर्व करते थे? इन सवालों के जवाब सुब्रतो रॉय की जर्नी में मिलते हैं। सुब्रतो रॉय का जन्म 10 जून 1948 के दिन बिहार के अररिया जिले में हुआ, एक बंगाली परिवार में हुआ। लेकिन जल्द ही उनका परिवार अररिया जिले से आकर यूपी के गोरखपुर में बस जाता है, जहां उनके पिता सुधीर चंद्र रॉय तुर्कमानपुर एरिया में किराए के घर में रहते थे। सुधीर चंद्र रॉय एक शुगर मिल पर काम किया करते थे। रॉय की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता की होली चाइल्ड इंस्टीट्यूट में हुई। इसके बाद गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी बीच सुब्रतो रॉय के पिता की मौत हो जाती है। घर का बड़ा बेटा होने के कारण घर संभालने का जिम्मा सुब्रतो रॉय के कंधों पर आ जाता है। सबसे पहले रॉय ने जया प्रोडक्ट्स नाम से नमकीन नाश्ता यानी साल्टेड स्नैक्स जैसे आलू पापड़ आदि बनाने का काम शुरू किया, जिनकी सप्लाई खुद सुब्रतो रॉय अपने लेब्रेंटा स्कूटर पर किया करते थे। इसके बाद सुब्रतो रॉय ने अपनी पत्नी के साथ एक और काम में हाथ आजमाया, लेकिन दोनों ही काम में फेल होते हैं। साल 1978 आते आते सुब्रतो रॉय ने गोरखपुर में चिट फंड कंपनी सहारा की शुरुआत की। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें आम लोग हर दिन या मंथली एक तय राशि जमा करवाते थे। उस तय समय के बाद, जैसे कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कुल डिपॉजिट राशि से ज्यादा पैसे उन्हें मिलते थे। सहारा का फोकस ऐसे लोगों पर था जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं थी, जैसे रिक्शे वाले, चाय वाले, सब्जी वाले, डेली मजदूर। ये लोग हर दिन सहारा कंपनी के एजेंट को पैसा जमा करवाते थे। कई बार ये राशि 1-1 रुपए या 2-2 रुपए भी होती थी। सुब्रतो रॉय की ये चिट फंड कंपनी का आइडिया काम कर जाता है। सहारा के एजेंटों की संख्या बढ़ने लगती है, साथ ही करोड़ों आम लोग सहारा में पैसा जमा करवाने लगते हैं। उन दिनों ऐसी चिट फंड कंपनियों के लिए कोई कानून नहीं हुआ करता था, इसलिए कस्टमर प्रोटेक्शन भी नहीं थी। कई बार ये एजेंट जनता से पैसा ले लेते लेकिन सहारा में जमा नहीं करवाते थे, तब भी ये स्कीम का उल्लंघन माना जाता था और कस्टमर का जो इंटरेस्ट बनता था वो इंटरेस्ट भी उसे नहीं मिलता था। कई बार लोग बीच में डिफॉल्ट कर जाते थे, पैसा जमा नहीं करवा पाते थे, उनके भी पैसे डूब जाते थे। इसलिए 1970 से ही आरबीआई ने ऐसी कंपनियों के लिए कुछ नियम बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों बंगाल की ही एक कंपनी पेयरलेस इस तरह के डिपॉजिट लेने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। साल 1982 में पेयरलेस कंपनी के पास 4 लाख एजेंट्स थे और 1,70,00,000 ग्राहक थे जो पेयरलेस में पैसा जमा करवाते थे। पेयरलेस के पास कई बैंकों से अधिक पैसा जमा हो चुका था। एक तरफ एलआईसी तो दूसरी तरफ पेयरलेस। लेकिन पेयरलेस जैसी चिट फंड कंपनियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक तो इनका टारगेट ये था कि गरीब लोगों को ऐसी स्कीमों से जोड़ो, दूसरा अगर वे बीच में पैसे जमा ना करवा पाए तो वे सारे पैसे ये कंपनियां खुद रख लेती थी।
1983 की इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्टडी में पाया गया कि ऐसे लोगों की संख्या 48% थी जो 2 साल के भीतर ही पैसा जमा नहीं करवा पाते थे, उन्हें स्कीम रोकनी पड़ती थी। इन चिटफंड कंपनियों के नियमानुसार ये पैसा कंपनी की जेब में चला जाता था। दूसरा, ऐसी चिटफंड कंपनियां अपने एजेंटों को ग्राहक द्वारा जमा किए गए पैसे में से बड़ा अमाउंट कमीशन के रूप में देती थी। पहले साल का कमीशन 30 से 70% तक होता था। वहीं इन एजेंटों को बाद के सालों में यानी अगले सालों में 5% करीब कमीशन मिलता था। इस कारण इन एजेंटों का पूरा फोकस पहले साल पर होता था। इस कारण भी अधिकतर लोग 2 साल से अधिक पैसा जमा नहीं करवा पाते थे और इस तरह लगभग आधे लोगों का पैसा इन कंपनियों के पास यूं ही चला जाता था। उसकी कोई सेफ्टी नहीं थी। यही कारण है कि पेयरलेस जैसी कंपनियां उन दिनों कुकर मुत्तों की तरह उगने लगी थी और उन्हें लेकर आरबीआई को चिंता होने लगी। उन दिनों नियम कानून अधिक नहीं बने थे, इसलिए आरबीआई के हाथ में शक्ति अधिक नहीं थी। इधर आरबीआई कुछ नियम बनाती, पेयरलेस उसके खिलाफ कोर्ट में चली जाती। पेयरलेस के पास 2 बड़े आर्गुमेंट्स होते थे। एक ये कि आरबीआई के पास उन्हें रेगुलेट या उनको निगरानी करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा ये कि हम लाखों लोगों को या एजेंट्स को नौकरी देते हैं और आम लोगों को बचत करने का मौका देते हैं। इसी तरह आरबीआई और पेयरलेस की कोर्ट कचहरी में सालों बीत जाते हैं। लेकिन इस बीच साल 2003 में वाई.वी. रेड्डी आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। तब तक पिछली सरकारों के दौरान ही आरबीआई को भी पेयरलेस जैसी कंपनियों को रेगुलेट करने की ताकत मिल चुकी थी। लेकिन अब आरबीआई के नए गवर्नर वाई.वी. रेड्डी ने पेयरलेस को कहा कि वो अपना ताम झाम बंद कर ले और साल 2007 में आरबीआई ने पेयरलेस को स्ट्रिक्टली कहा कि वो मार्च 2011 से जनता से फ्रेश डिपॉजिट लेना बंद कर दे और 2015 तक अपना सारा हिसाब कर दे और अपना ये वाला बिजनेस बंद कर दे, जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी यानी आरएनबीसी कंपनी कहा जाता है। लेकिन इधर 1980 से ही आरबीआई कोलकाता स्थित पेयरलेस से कोर्ट में फाइट कर रही थी। उधर सहारा कंपनी यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में इतनी बड़ी हो गई कि पेयरलेस से भी आगे निकल गई। आरबीआई नहीं चाहती थी कि आगे चलकर पेयरलेस की तरह ही सहारा भी आरबीआई के सर का दर्द बने। इस वक्त तक सहारा चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIFCL बन चुकी थी। सहारा में अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि सहारा अब भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप बन चुका था, जिसमें सैकड़ों कंपनियां थी, लाखों लोग काम करते थे। इसलिए साल 2004 में टाइम मैगजीन ने सहारा ग्रुप को भारत में रेलवे के बाद सबसे अधिक नौकरियां देने वाला ग्रुप कहा। सहारा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में करीब 12 लाख लोग काम करते थे, लेकिन इन सब के पीछे असली और सबसे बड़ा सोर्स SIFCL ही थी, जिसमें लोग पैसा जमा कराते थे और सुब्रतो रॉय इस पैसे का इस्तेमाल अपनी ही अन्य कंपनियों में कर रहे थे। साल 1992 में सहारा ने राष्ट्रीय सहारा अखबार की शुरुआत की और 90 के दशक में ही सहारा ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एम्बे वैली सिटी की शुरुआत की, जो 10,600 एकड़ में फैली हुई है। साल 2000 में सहारा ने सहारा टीवी लॉन्च कर दी, जिसका बाद में बदलकर नाम कर दिया जाता है सहारा वन। साल 2003 में सहारा ने करोड़ों रुपए खर्च करके इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप भी ली, जो अगले 10 साल तक सिर्फ सहारा के पास रहती है। लेकिन सहारा की कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था SIFCL। लेकिन उधर आरबीआई ने पेयरलेस को अपना काम समेटने के लिए मजबूर कर दिया, तो इधर 2008 में यानी अगले ही साल आरबीआई ने सुब्रतो रॉय से SIFCL को बंद करने के लिए कह दिया। शुरू की बातचीत में सुब्रतो रॉय ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन आरबीआई सहारा को किसी भी तरह का चांस नहीं देना चाहती थी। इसलिए मुंबई के मिंट रोड पर मौजूद आरबीआई के हेडक्वार्टर पर आरबीआई और सुब्रतो रॉय के बीच में 12 और 16 जून 2008 के दिन 2 मीटिंग्स होती हैं। इन मीटिंग्स में सुब्रतो रॉय को अपनी कंपनी SIFCL बंद करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आरबीआई ने सुब्रतो रॉय को 4 साल का समय दिया। आरबीआई और सुब्रतो रॉय के बीच हुई के तहत तय हुआ कि अब ऐसे कोई भी डिपॉजिट नहीं लिए जाएंगे, मतलब ऐसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे जो जून 2011 के बाद मैच्योर हो। दूसरा ये कि अभी चालू स्कीम्स के तहत जो पैसे जमा हैं वे सब 2015 तक पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएं, उनका हिसाब कर दिया जाए, यानी लास्ट डिपॉजिट 2015 में मैच्योर हो जाए। इसके साथ ही आरबीआई ने फेज बेसिस पर जनता का पैसा भी रिफंड करने की भी शर्तें रखी। 2008 के वक्त SIFCL के पास 20,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पोर्टफोलियो था, यानी उसके ऊपर जनता के करीब 20,000 करोड़ रुपए जमा थे, या कहें कि जनता के 20,000 करोड़ रुपए सहारा की SIFCL कंपनी के ऊपर बनते थे। आरबीआई ने कहा कि आपको 30 जून 2009 तक यानी 1 साल में ही ये कम करके 15,000 करोड़ से नीचे लाने हैं। 30 जून 2010 तक ये 12,600 करोड़ से नीचे लाने हैं और 30 जून 2011 तक 9,000 करोड़ रुपए से नीचे लाने हैं।
इस तरह जून 2015 तक ये एग्रीगेट लायबिलिटी टू डिपॉजिटर्स ALD 0 पर ला देनी है, यानी जून 2015 तक सबका हिसाब होकर आपकी दुकान पर ताला लग जाना चाहिए। अब सहारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी SIFCL द्वारा लिए गए पैसे को रिफंड करना, क्योंकि इससे पहले सहारा ये करता था कि नए पैसे लेते जाओ और पुराने वालों का चुकता करते जाओ, लेकिन क्लोजर डील के कारण अब नए डिपॉजिट लेने पर एक तरह से रोक लगा दी गई थी और केवल 3 साल का समय दिया गया था, यानी सहारा को पैसे मिलने का रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन सहारा को रिफंड करने का दरवाजा अचानक से बड़ा करके खोल दिया गया था। अब